अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के सावंगी मगरापुर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पिछले 28 दिनों के लिए जलापूर्ति बंद कर दिया गया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने अब आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के तीसरे दिन यूसीएन न्यूज़ के संवाददाता अरुण जोशी सावंगी गांव में पहुंचकर आंदोलन का जायजा लिए। अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सावंगी मगरापूर या गावात सध्या आपण आलेलो आहोत। या ठिकाणी गेल्या 3 दिवसापासून पिण्याच्या पाण्यासाठी गावकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलेलं आहे। गावाच्या वेशीवर सर्व गावकरी या ठिकाणी 3 दिवसापासून ठिय्या देत आहेत। तुम्ही पाहू शकता की गावकऱ्यांनी आता या ठिकाणी कसा भाजीपाला चिरून स्वयंपाकाची तयारी सुरू केलेली आहे। सकाळचा चहा याच ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेला आहे। आज स्वयंपाकसुद्धा या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता सकाळपासून त्यांनी चुली पेटवलेल्या आहेत। सकाळचा चहा, आता दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था या ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेली आहे। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असं सुरू राहणार असल्याची भूमिका गावकऱ्यांनी घेतलेली आहे। सर्व गावकरी मिळून या ठिकाणी आता भाजीपाला निवडण्याचं काम सुरू सध्या हे करत आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता की काल गावात पिण्याचा पाण्याचा टँकर आला होता, मात्र पिण्याच्या पाण्याचा टँकर आम्हाला नको, त्यामुळे तो टँकरसुद्धा गावकऱ्यांनी परत पाठवलेला आहे। आणि जोपर्यंत आमच्या घरी पिण्याच्या पाण्याचा नळ येणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन याच ठिकाणी असं सुरू राहणार आहे, अशी भूमिका सध्या गावकऱ्यांनी घेतलेली आहे। आपल्यासोबत ज्या गावात आंदोलन सुरू आहे त्या गावातल्या छोट्या छोट्या मुलीसुद्धा आहेत। आपण तिच्याशी सुद्धा बोलूया। मला सांग, तू 3 दिवसापासून या ठिकाणी आंदोलनात आहे, काय वाटते? मला 3 दिवसापासून या आंदोलनात मी आहे, तर मला खूप त्रास होत आहे। रात्रीचं थंडीतनी मी ह्या गाद्यावर झोपत आहे। मला खूप त्रास होत आहे। मी 1 किलोमीटर दूर विहिरीवर येत असते। जर मी विहिरीतून पडली गेली याची जिम्मेदारी कोण घेणार? आणि जर मी रोडावरून येता येता एखादा माझा ॲक्सिडेंट झाला याची जिम्मेदारी कोण घेणार? तुम्ही सांगा, घेणार का सरकार माझी जिम्मेदारी? नक्कीच आपण जर पाहिलं तर लहान मुलापासून मोठ्या वृद्ध असो, नागरिक असो, गावातील सगळ्या नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या विरोधात सध्या रोष आहे। प्रशासनाने आमच्या आंदोलनाची दखल अजूनपर्यंत घेतली नाही असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे। आता यावर प्रशासन काय तोडगा काढते हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़, अमरावती। सावंगी मगरापुर गांव में पानी के लिए शुरू आंदोलन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और बच्चे शामिल हुए हैं। इस आंदोलन में बच्चों के शामिल होने से उनकी पढ़ाई पर असर न हो, इसके लिए बच्चे आंदोलन स्थल पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बिन पानी सब कुछ सूना, कुछ यही स्थिति इन दिनों अमरावती जिले के सावंगी मगरापुर गांव के लोगों की है। गांव में करीब महीने भर से जलापूर्ति बाधित है। स्थिति ये है कि पानी के लिए लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। समस्या से तंग आकर ग्रामीण अब आंदोलन पर बैठे हैं। इस आंदोलन में बच्चे भी शामिल हैं। अब आंदोलन पर बैठने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। ऐसे में बच्चों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। धारिणी तहसील के ढाकना व्याघ्र विभाग परिक्षेत्र अंतर्गत बोथरा गांव में एक तेंदुए ने गाय का शिकार करने का मामला सामने आया है। कई दिनों से गांव में तेंदुए की दहशत बनी हुई है, जिससे ग्रामीण खेत में भी जाने से डर रहे हैं। मेलघाट के वन क्षेत्र में जंगल में रहने वाले जानवरों से ग्रामीणों को हमेशा खतरा बना रहता है। कई बार जंगली जानवर वन सीमा क्षेत्र के लगे गांव में प्रवेश कर ग्रामीणों के पालतू जानवरों का शिकार करते हैं। इसी तरह की घटना धारनी तहसील के ढाकना बाग विभाग क्षेत्र में जंगल से सटे बोथरा गांव में घटी। ब्रुजलाल मेलिया भिलावेकर की पालतू गाय का एक तेंदुए ने शिकार किया। बोथरा गांव के ग्रामीणों का ये भी कहना है कि एक तेंदुए को जंगल से गांव के आसपास के खेतों की ओर जाते देखा गया। इस तेंदुए की दहशत के चलते किसान अपने खेतों में काम के लिए भी नहीं जा पा रहे। एक पखवाड़े से जंगल छोड़कर गांव और आसपास के खेत क्षेत्र में घूमते हुए इस तेंदुए को देखा गया है। विभाग को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, मृत गाय का पंचनामा कर खेतों में भटक रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरा लगाया गया।
अमरावती जिले के वाठोड़ा शुक्लेश्वर गांव के निवासी प्रदीप ठोसर ने राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने खोलापुर पुलिस स्टेशन पर धावा बोला और प्रदीप ठोसर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आरिफ काजी और स्वाति की शिव शादी में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की मौजूदगी रही। शादी में शिरकत करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच अमरावती जिले के वाठोड़ा शुक्लेश्वर निवासी प्रदीप ठोसर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट कर रूपाली चाकणकर के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका विरोध करते हुए राकपा पदाधिकारी और नेता खोलापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और तत्काल ठोसर पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान राकपा जिलाध्यक्ष सुनील वर्राडे, संतोष महात्मे, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अजीत पटेल, राकपा की महिला तालुका अध्यक्ष सरला इंगले, प्रकाश बोंडे, अब्दुल इद्रिस, भास्कर ठाकरे और अधिकांश कार्यकर्ता मौजूद थे। आज रुपालीताई चाकणकर महिला आयोगाच्या हे अध्यक्ष आहेत, कारण सगळ्यांचे जे प्रकरण आहे त्याच निपटारा करतात आणि त्यांच्याबद्दलच असं घाणेरड्या शब्दात जो प्रदीप ठोसर यांनी अश्लील भाषेत त्यांना बोलले। आज त्याच्या ओळखीच्या पण नाही आहे आणि फक्त महिला आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, ते बघूनच त्यांनी त्यांच्यावर आरोप केले, इतके घाणेरडे आरोप केले का ते आम्ही वाचू पण नाही शकत। पण मी एक सांगते की आम्ही पण राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ते आहेत, अध्यक्ष आहोत, आम्ही पण त्या तालुक्यामध्ये फिरत असतो, तर आमच्यावरही तो कधी आरोप करेल हे आम्हाला सांगता नाही येईल। तर पोलीस स्टेशनने, भगत साहेबांनी आणि सगळ्या त्यांच्या टीमनी त्याच्यावर लवकरात कारवाई करावी आणि त्याला इथं आमच्यासमोर हजर करावे। जोपर्यंत आम्ही त्याला इथे हजर करणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून जाणार नाही। जे आमच्या आदरणीय राष्ट्रवादीच्या महिला अध्यक्ष तथा महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपालीताई चाकणकर यांच्या बाबतीत जे की गलिच्छ भाषेत आणि अश्लील भाषेत जे की भाष्य करण्यात आलं आहे व्हॉट्सअपवरच्या माध्यमातून, जे काही प्रदीप ठोसर यांनी जे केलेलं आहे हे अतिशय निंदनीय आणि चुकीचं आहे। आणि अशा पद्धतीचं कृत्य आज त्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून नाही, पण असं कृत्य कुठल्याही महिलांच्या बाबतीत केलं गेलं पाहिजे नाही, कारण याची नोंद घेणाऱ्या ह्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपालीताई चाकणकरच स्वतः आहेत आणि त्या सतत महिलांना न्याय मिळवून देतात। आज त्यांच्या बाबतीत जर अशा पद्धतीचं कृत्य जर केलं जात असेल तर हे अतिशय चुकीचं आहे आणि आज ह्या ठिकाणी त्याला जर अटक झाली नाही तर कदाचित याची नोंद जर पोलीस स्टेशनने जर घेतली नाही तर याचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रात झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि हा जो परिणाम आहे, ह्या परिणामाला जवाबदार हे खोलापुर पुलिस स्टेशन राहील, असं मी या ठिकाणी माझं मत व्यक्त करतो। अमरावती शहर के अर्जुन नगर क्षेत्र में सड़क डामरीकरण विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक सुलभाताई खोड़के ने किया है। इस विकास कार्यों पर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक सुलभाताई खोड़के के प्रयासों से अमरावती शहर को विकास कामों के लिए महाराष्ट्र सरकार से विशेष अनुदान मिला है। ये राशि लोक निर्माण विभाग को कामों के लिए सौंपी गई है, जिसके बाद शहर में विकास कार्य शुरू हुए हैं। शहर के सभी इलाकों में विकास कार्य शुरू है। इसी कड़ी में अमरावती नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में अर्जुन नगर क्षेत्र में 11,98,000 रुपए की राशि से सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन विधायक सुलभाताई खोड़के द्वारा किया गया है। इस मौके पर विधायक ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने स्थानीय इलाकों का भी निरीक्षण किया और नागरिकों के निवेदन स्वीकार किए। सुलभाताई खोड़के के प्रयासों से अर्जुन नगर क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ने वाली सड़कों को पक्का किया गया है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों की ओर से विधायक का अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में विकास कार्यों को जारी रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वहीं अर्जुन नगर में संत गाडगे बाबा उद्यान की नेम प्लेट का भी अनावरण विधायक सुलभाताई खोड़के द्वारा किया गया। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा नेता अनिल बोंडे ने राज्य मंत्री बच्चू कडू और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद उन पर हमला बोला है। अनिल बोंडे ने कहा कि बच्चू कडू, आप सरकार में मंत्री हैं, अब किसानों के कंधों पर बंदूक रखना बंद करो और किसानों के नाम पर धमकियां देना बंद करो। सन्माननीय बच्चू कडू सरकारमधले मंत्री आहेत। आता तरी त्यांनी शेतकऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून
शेतकऱ्याच्या नावानं धवसा देणं बंद केलं पाहिजे. शेतकरी जाळून घेईल आणि तुमचा रिपोर्ट करील असं म्हणण्यापेक्षा पालकमंत्री असलेल्या बच्चू कडूंनी त्यांचंच गृह खातं आहे. शेतकऱ्याची तक्रार असेल लिंकिंगची तर त्यांनी गृह खात्याला सांगून स्वतः रिपोर्ट दाखल केला गेला पाहिजे. मंत्री असताना सुद्धा बच्चू कडूचं पोलीस ऐकत नाही. कसं शासन आहे बच्चू कडूचं? आणि त्याच्यामुळं आता बच्चू कडूंना माझी एवढीच विनंती आहे की आता तरी किमान अगोदरच्या सारखं शेतकऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका. धमक तुमच्यात असेल तर लिंकिंग बंद करून दाखवा. नागपुर में महामेट्रो ने गड्डी गोदाम परिसर में गुरुद्वारे के पास भारी गटर लगाने में सफलता हासिल की है. इंजीनियरिंग के मामले में ये एक बड़ी उपलब्धि है और महामेट्रो ने बहुत ही कम समय में 800 टन का स्ट्रक्चर रेलवे ट्रक के ऊपर लॉन्च कर ये रिकॉर्ड हासिल किया है. इस जगह पर 4 स्तरीय मार्ग बनने वाला है, जिसमें से ये एक अहम पड़ाव पार हुआ. शुक्रवार सुबह महामेट्रो की टीम ने इस जिम्मेदारी को निभाया. महामेट्रो एक 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण कर रही है, जिसे तकनीकी रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है. शुक्रवार की सुबह महामेट्रो ने रेल ट्रैक के ऊपर 80 मीटर लंबे और 800 टन स्टील गर्डर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. ऐसा कार्य नागपुर शहर के इतिहास में पहली बार हुआ है. महामेट्रो द्वारा गड्डी गोदाम क्षेत्र में 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था का निर्माण किया गया है. इसके तहत इस गर्डर की स्थापना की गई. भारतीय रेल की पटरियों पर 800 टन वजनी स्टील गर्डर की स्थापना एक अनूठा रिकॉर्ड है. देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में 1650 टन क्षमता का निर्माण कार्य किया जा रहा है. आज स्थापित 800 टन वजनी स्टील गर्डर में 3,02,000 ASFG हाइट स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का उपयोग किया गया है और पूरी संरचना के लिए 80,000 बोल्ट का उपयोग किया जाएगा. जमीन से 32 मीटर ऊपर लॉन्च की गई स्टील गर्डर प्रथम रेलवे के इतिहास में पहली बार 22 मीटर चौड़ा स्टील गर्डर लगाया गया. देश में पहली बार 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था स्थापित की जा रही है. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये उपलब्धि दर्ज हो रही है. देश में पहली बार नागपुर में 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था की जा रही है. पहले स्तर पर सड़क मार्ग, जबकि दूसरे स्तर पर रेलवे ट्रैक होगा. तीसरे स्तर पर फ्लाईओवर और चौथे स्तर पर मेट्रो लाइन होगा. इस काम के लिए रेलवे ट्रैक पर करीब 4.5 घंटे का रेलवे ब्लॉक किया गया. इस कार्य के पूरा होने पर महामेट्रो के एमडी ब्रिजेश दीक्षित ने इस उपलब्धि पर यूसीएन न्यूज से फोन पर बात करते हुए अपनी प्रसन्नता जाहिर की. तो इतिहास बनाइए और ये जो कई इतिहास बन रहे हैं इसमें, एक तो फुल डेकर जो है वो अपने आप में एक इतिहास होगा. तो आज जो लास्ट नाइट जो हुआ है दैट इज द मूवमेंट ऑफ दिस बिग 850 टन का जो गर्डर का वन पीस ऑफ दैट गर्डर, और इसके बाद वो बाकी पूरी गर्डर पूरी होगी. तो आई थिंक दिस इज बीन द फर्स्ट टाइम सच इतना बड़ा हैवी गर्डर रेलवे ट्रैक के ऊपर मूव हुआ है. और उसके बाद उसका मूवमेंट ऑन रेलवे ट्रैक, उसके जो सारे मतलब एक बड़ी चीज अपने आप में एक इतिहास है और रिकॉर्ड है. उसके बाद उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट है वो भी ऐसे ही है और इसमें माइक्रो मिलीमीटर का प्रिसीजन इन्वॉल्व था. गोंदिया जिले में दुर्लभ O पॉजिटिव बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पहला शख्स मिला है. खास बात तो ये है कि इस शख्स के बीमार पड़ने पर ब्लड डोनेशन के लिए नांदेड़ जिले के इटक्याल गांव से O पॉजिटिव बॉम्बे ब्लड ग्रुप के माधव स्वर्णकार करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर गोंदिया पहुंचे और ब्लड डोनेट किए. देश में अब तक केवल 220 लोग ही इस ब्लड ग्रुप के मिले हैं. क्या है ये O पॉजिटिव बॉम्बे ब्लड ग्रुप, देखते हैं ये खबर. ये है गोंदिया के विनोद रामटेक्कर.
विनोद को यूरोलॉजी से संबंधित समस्या होने पर वो गोंदिया के निजी अस्पताल में इलाज के लिए गए, जहां उनके ब्लड सैंपल की जांच करने पर उनका ब्लड ग्रुप दुर्लभ O पॉजिटिव बॉम्बे ग्रुप का पाया गया। विनोद के उपचार के लिए उन्हें ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी। ऐसे में गोंदिया के लोकमान्य तिलक ब्लड बैंक ने मुंबई के मैत्री फाउंडेशन की मदद से O पॉजिटिव बॉम्बे ब्लड ग्रुप के शख्स को ढूंढा और आखिरकार नांदेड़ जिले के इटग्याल गांव के माधव सुवर्णकार से बात हुई और वो विनोद की मदद के लिए आगे आए। खास बात तो ये है कि माधव करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय करके गोंदिया पहुंचे और ब्लड डोनेट कर विनोद के इलाज में मदद की। मेरे मूत्र रोग के कारण भर्ती हुआ। उसके पश्चात यहाँ पर जब मुझे यूरिन के ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लड की जब कमी का एहसास हुआ, तो जब वो ब्लड जब O पॉजिटिव जो दिखाया गया है, तो उस O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के पश्चात जो उसमें जब चेक किया गया तो मैचिंग नहीं हो रहा था O पॉजिटिव। तो बाद में पता चला कि वो बॉम्बे ग्रुप का ब्लड ग्रुप होता है, जो को बहुत सीमित मात्रा में मिलता है, यानी लाखों में एक मिलता है। इस तरह से हमें पता चला और हमारी कुछ खोजबीन के तत्पर नांदेड़ सिटी के बैंक ग्रुप में माधव सर के थ्रू हमें O पॉजिटिव बॉम्बे ग्रुप बोल सकते हैं जिसको, उसके माध्यम से हमें ब्लड की व्यवस्था हो गई। सर, मला याचा शोध 1952 साली लागलेला आहे बॉम्बे येथे। डॉक्टर YM भेंडे यांनी शोध लागलेला आहे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप हा शोध तिथे बॉम्बेमध्ये लागल्यामुळे त्याचं नाव बॉम्बे ब्लड ग्रुप देण्यात आलेलं आहे आणि याला थोडक्यात म्हणलं तर OHH पण म्हणू शकता। मला काल सकाळीच फोन आला गोंदियावरनं शुभम निपाणी यांचा, तसंच उमरखेडचे संस्थापक मैत्री परिवाराचे अभिदादा ठाकूर आणि तासगावचे विक्रम यादव या तिघाचा पण मला कॉल आला की आपणाला गोंदियाची रिक्वायरमेंट आलेली आहे, तुम्ही जाऊ शकता का। मी सर्व काम माझं सोडून हातातलं बाजूला मी सर्वप्रथम निपाणी यांना कॉल करून स्वतः मी होकार दिला रक्तदान करण्यासाठी। मी गोंदिया येथे येतोय, नांदेड ते। देशामध्ये ह्या बॉम्बे ब्लड ग्रुपचे रक्तदाते आहेत 220 आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळपास याचा शोध लावला तर 51 आढळून येतील सर। बघा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हा ब्लड ग्रुप पहिल्यांदा जो डिस्कवर्ड झाला आहे तो बॉम्बेमध्ये डॉक्टर YM भेंडे 1952 मध्ये, आणि खूपच रेअर ब्लड ग्रुप आहे। जसं तुम्ही बोलले होते की 200 लोक आहेत आतापर्यंत, पण बॅट्स फॉर माय रेकॉर्ड मोर दॅन 180 पीपल आहेत जे म्हणजे असा पद्धतीचा खूपच रेअर ब्लड ग्रुप आहे। आणि या ब्लड ग्रुपमध्ये कसं आहे, ज्या रक्ताचा हा ब्लड ग्रुप आहे त्याच रक्ताचं म्हणजे त्याला द्यावं लागतं ट्रान्सफ्युजन, म्हणजे बॉम्बे ब्लड ग्रुपच्या व्यक्तीला बॉम्बे ब्लड ग्रुपचंच रक्त द्यावं लागेल। काल आम्हाला एका खाजगी रुग्णालयामधनं विनोद रामटेककर नावाचा एक रुग्ण आला होता, त्याचं एक रिक्विजिशन आला आम्हाला काल, आणि त्याचं माहिती जेव्हा ब्लड ग्रुपिंग केलं तेव्हा त्यांचं ब्लड ग्रुप ऑलरेडी ॲक्च्युली नोनच होता, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता त्याचं। तर त्याच्यासाठी आम्ही आमच्याकडे सध्या ह्या गोष्टीसाठी ब्लड अवेलेबल नव्हतं, तर त्यासाठी आम्ही त्यांचं मारुती सुवर्णकार म्हणून नांदेडहून आम्हाला एक बॉम्बे ब्लड ग्रुपवाला डोनर आहे त्याची एक माहिती मिळाली आणि त्याला आम्ही इथं कॉल करून आज आम्ही ब्लड डोनेट करायला बोलवलं। खास बात तो ये है कि माधव को जब ये पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप काफ़ी दुर्लभ है तो उसने ब्लड डोनेट करने का संकल्प लिया और राज्य में जहाँ कहीं भी किसी को ज़रूरत होती है वो ब्लड डोनेट करने पहुँच जाता है। माधव ने अब तक 54 बार ब्लड डोनेट किया है। माधव से हमारे संवाददाता हरीश मोटघरे ने खास बातचीत की। 1952 साली बॉम्बे ब्लड ग्रुप या रक्ताचा शोध लागला आणि असेच एक रेअर रक्तदाते आपल्यासोबत आहेत। थेट ते नांदेड इथून गोंदियाला आलेले आहे। गोंदियातील विनोद रामटेककर या रुग्णाला त्या रक्ताची गरज भासली होती। आपण आपल्यासोबत एक माधव सुवर्णकार जे रक्तदान करते आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया या बॉम्बे रक्तगटासंदर्भात। दादा, काय सांगाल, कधी कुठल्या वर्षी या रक्तगटाचा शोध लागलेला होता? नमस्कार सर, ह्या रक्तगटाचा शोध 1952 साली बॉम्बेमध्ये लागलेला आहे। डॉक्टर YM भेंडे यांनी शोध लागलेला असल्यामुळे त्याचं नाव बॉम्बे ब्लड ग्रुप असं देण्यात आलेलं आहे। ह्या बॉम्बे ब्लड ग्रुपला HH पण म्हणू शकता आपण आणि रेअर ऑफ रेअरेस्ट पण म्हणू शकता। तुम्हाला कधी माहीत पडलं की तुमच्यामध्ये जे रक्तपेशी आहेत त्या बॉम्बे रक्तगटाच्या आहेत? कुठल्या साली तुम्ही हे रक्तदान करायला सुरुवात केलं आणि आतापर्यंत तुम्ही महिलांना आणि पुरुषांना किती हे केलं, रक्तदान केलेलं आहे? सर, मी वयाच्या 18 वर्षापासून रक्तदान करत येतोय आणि रक्तदान करण्याची मला खूप आवड आहे सर।
मला घरून पण कोणाचा विरोध नाही आहे की तू रक्तदान नको करू म्हणून. एकच आहे माझ्या आईचं माझ्यावरती प्रेम असल्यामुळे आणि आईवडिलांनी मला जन्म दिलं त्याचं सार्थक म्हणून मी हे रक्तदान पण करतो आहे. मला खूप आवड आहे. सर जेव्हा रिक्वायरमेंट माझ्याकडे येतात किंवा आमच्या जो इंचार्ज आहेत विक्रमदादा यादव, बॉम्बे ब्लड ग्रुपचे संस्थापक तासगाव आणि तसेच उमरखेडचे अभिदादा आणि गोंदिया येथील शुभम निपाणी आमचा एक छोटासा ग्रुप व्हॉट्सअप आहे आणि व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आम्हाला समजतो की रिक्वायरमेंट समजा महाराष्ट्राच्या बाहेरची असेल किंवा अदर कुठली पण असेल ते आम्हाला संपर्क नाही करू शकत. ग्रुपवरती रिक्वायरमेंट टाकल्याच्या नंतर आम्ही ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय. जसं की मला 2 दिवसापूर्वी समजलं की गोंदिया इथे अशा पद्धतीचा एक बॉम्बे ब्लड ग्रुपचा व्यक्ती आढळलेला आहे की त्यासाठी बॉम्बे ब्लड ग्रुपची गरज आहे. तेव्हा मला निपाणी यांनी कॉल केल्याच्या नंतर मी नांदेड ते गोंदिया येथे आलो आणि बाईकवरती रक्तदान केलो आणि हा रेअर असल्यामुळे रक्तदान करणं खूप अत्यंत गरजेचं आहे. डाएट कशा पद्धतीने करता, काय डाएट घेता तुम्ही रक्तपेशी वाढवण्यासाठी स्वतःचे? सर मी खाण्यामध्ये तर साधारण खातोय जसं की भाकर भाजी आणि मला दूध पोळी सर्वात जास्त आवडते सर. आणि गुळ शेंगदाणे, बीट असेल, गाजर असेल, जे काही रक्त वाढण्याचे पदार्थ आहेत मी सर्वात जास्त खातोय सर. एकंदरीतच पाहिलं तर देशामध्ये हे बॉम्बे व्हेरियंट रक्तगटाचे 220 लोक आहेत, तर राज्यामध्ये जवळपास 50 लोक आहे आणि पूर्व विदर्भामध्ये पहिल्यांदाच या रक्तगटाचा एक रुग्ण देखील सापडलेला आहे आणि त्यालाच रक्तदान करण्यासाठी थेट नांदेड येथून माधव सुवर्णकर हे या ठिकाणी आलेले होते आणि त्यांनी आपल्या रक्तदानाच्या माध्यमातून एका रुग्णाचा जीव वाचवलेला आहे. हरीश मोडघरे, UCN न्यूज़, गोंदिया. इंदौर की एक महिला के फेफड़े में 7 वर्षों से एक लौंग फंसी हुई थी. एक छोटी सी लौंग की वजह से महिला का जीना दुर्लभ हो गया था. कई जगह इलाज हुआ, यहाँ तक कि उसे कैंसर की बीमारी से ग्रसित तक बता दिया गया था. लेकिन ये महिला इलाज के लिए नागपुर पहुंची तो पता चला कि बीमारी की असली जड़ तो एक छोटी सी लौंग थी. जिस महिला के फेफड़ों में लौंग फंसी थी वो बीते 2-3 वर्षों से लगातार आ रही खांसी से परेशान थी. मूलतः इंदौर की होने की वजह से उसने वही इलाज कराया. इलाज के दौरान की गई जांच में उसे कैंसर से ग्रसित बता दिया गया था. लेकिन तभी उसे किसी ने नागपुर में वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक अरबट से सलाह लेने की बात बताई गई. डॉक्टर अरबट के पास पहुंचने के बाद महिला की ब्रोंकोस्कोपी कर क्रायो बायोप्सी की गई, जिसके माध्यम से महिला के फेफड़े में फंसी लौंग को निकाला गया. फेफड़े में कोई चीज़ जाना, सुपारी, लवंग या कोई फॉरेन बॉडी जाना, ये कोई नई बात नहीं है. कभी कभी लोग जब चीज़ खाते हैं, मुंह में रखते हैं और खांसी आते हैं तो वो पेट में जाने के बजाय वो चीज़ उनके फेफड़े में भी जा सकती है. ऐसी एक महिला की बात है जो 37 साल उम्र थी और इंदौर से थे. इन्हें कभी 3 साल से खांसी आना, सांस छाती में दर्द होना, सांस लगना और कभी कभी खून आना, ऐसी तकलीफ़ थी. तो करीबन 3 महीने से ज़्यादा बड़ी थी तो उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों को बताया, जिन्होंने बताया CT स्कैन कर लीजिए. वहाँ पे फिर वो एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी की. ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद उन्होंने बताया कैंसर हो सकता है, आपकी बायोप्सी ली गई. तो मैंने उनसे बताया कि आपको फिर से एक बार ब्रोंकोस्कोपी करके मैं खुद देखना चाहता हूँ अंदर क्या है, सही में कैसे दिखता है. फिर वो राजी हो गए, एडमिट हो गए. कुछ जांच करने के बाद उनके ब्रोंकोस्कोपी की और तब मुझे ऐसा पता लगा कि अंदर कुछ शायद कैंसर न होते कुछ अड़का हुआ है. वो हिस्से को थोड़ा सा डायलेट किया बलून के साथ में. फिर डायलेट करने के बाद पता चला अंदर लौंग है और फिर उसको हमने निकाली. तो उनको काफ़ी आराम हो गया नेक्स्ट डे ही और वो काफ़ी खुश थे और ये चीज़ नहीं करना पड़ी. और ये ब्रोंकोस्कोपी यानी मुंह या नाक से जो नली डालते हैं और वो फेफड़े में जाती है और जिसके लिए सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं और आधे घंटे में पेशेंट अपने घर भी जा सकता है. तो उस तरीके से ये किया जिसमें कोई घाव नहीं था, कोई निशानी नहीं हुई, ना कोई ऑपरेशन हुआ और पेशेंट अच्छे होके घर गए और पेशेंट काफ़ी खुश थे. डॉक्टर अरबट ने बताया कि इस महिला के फेफड़ों में ये लौंग बीते 7 वर्षों से फंसी हुई थी, जिस वजह से उसे तकलीफ हो रही थी. उनके मुताबिक सामान्यतः कई लोगों के साथ इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि मुंह से गई कोई चीज फेफड़ों में चली जाए. अगर सही समय पर फेफड़े से न निकले तो गंभीर बीमारी हो सकती है. कैंसर को लेकर लोगों के मन में कई मिथ हैं और डर भी रहता है.
जिस वजह से वे समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। कहीं कॉस्ट अधिक होने से इलाज में दिक्कत, कहीं अवेलेबिलिटी की वजह से जो गैप आ जाती हैं इलाज में, उस गैप को कम करने के लिए इस साल वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। इस संबंध में नागपुर के सीनियर मेडिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील मानधनिया ने विशेष जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील मानधनिया, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नागपुर। हर साल 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है क्लोज द कैंसर गैप। आप देखेंगे कि कैंसर में काफ़ी ट्रीटमेंट में काफ़ी गैप्स है। इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन में गैप है, ट्रीटमेंट के जो रिसोर्सेज है उसमें गैप है, गरीब और अमीर को एक सरी की ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, कॉस्ट की बहुत बड़ी गैप है, अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ी गैप है, जेंडर की बहुत बड़ी गैप है, जैसे मेल फीमेल्स के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी मैंने देखा है कि भेदभाव होता है इसमें। तो और रही बात अवेयरनेस की गैप है, तो इस गैप को जो कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इसकी जो बीच की जो दायरा है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और हर मरीज को इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके जो धर्म, जाति या कॉस्ट, इसको छोड़ के भी उसको जो बेस्ट, हर आदमी को एक सरीकी और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए हमारा ये कैंसर साल इस तरह से मनाया जाने वाला है। और साथ साथ में हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि पूरे साल भर हम लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करें, कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताएं और प्रेरित करें कि इससे डरे नहीं, और जो मिलते हैं ऐसे सिम्टम्स तो तुरंत वो एक्सपर्ट के पास जाए ताकि उसका शीघ्र निदान हो सके। धन्यवाद।